Practice, practice, practice. Because now the time have gone that you will be going through thoroughly with the NCERT book or any of the book. एक चीज़ स्टूडेंट्स को ध्यान में ये रखना है कि आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस में लिखा मिलेगा कि वेर एवर सूटेबल, जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ पे आप डायग्राम बनाएं। अगर हमने 1 घंटा SST के लिए दिया है या मैथ्स के लिए दिया है तो उस 1 घंटा में ये काउंट नहीं होना चाहिए। CBSE ने अपनी बोर्ड स्टेटशीट जारी कर दी। इसको लेकर अब स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स रिलैक्स। इस बार एग्जाम फियर को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है और अपने एग्जाम को बेस्ट पॉसिबल वे में क्लियर करना है। और ये कैसे होगा ये हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ आज के गेस्ट हैं जो कि खुद एक CBSE के टीचर्स हैं। एक हमारे साथ हैं आनंद जी, जो कि लैंग्वेज पेपर यानी कि इंग्लिश और बायो के टीचर हैं, और हमारे साथ कासिफ जी हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं और 10th के लिए सोशल साइंस। तो इनसे हम वो सारी बातें जानेंगे और आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे कि किन किन बातों का हमें एग्जाम से पहले ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम कासिफ जी से जुड़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि CBSE ने इस बार किस पैटर्न में अपने सब्जेक्ट्स को शेड्यूल किया है? डेट पैटर्न को देखते हुए तो ये लगता है, डेट शीट को ये देखते हुए लगता है कि उन्होंने टफ़ पेपर को पहले रखा है और जो थोड़ा इजी पेपर है या फिर जो जिसमें उतना ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं उसको बाद में रखा है। और ऐसा हमको लगता है कि उनके दिमाग में ये रहा होगा कि स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन उसी हिसाब से स्टार्ट करे, उनके पास उतना टाइम मिल जाए कि वो स्टार्टिंग का पेपर काफ़ी पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो आदमी उस पेपर पे ध्यान देता है जिसका उसका नेक्स्ट होता है। ठीक है, अब टफ़ है या इजी है, अगर CS का पेपर है और अगर मेरे लिए CS आसान है और उसमें 10 दिन भी गैप है तो हम CS ही प्रेफर करते हैं पढ़ना। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहता है कि मेरा एग्ज़ाम तो ये है, तो हमको लगता है कि उस देखते हुए CBSE ने टफ़ पेपर को पहले रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कासिफ जी। तो अब हम आनंद जी से जुड़ना चाहेंगे। ये एक लैंग्वेज पेपर के टीचर हैं, इंग्लिश और बायो के। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स की हमेशा इंग्लिश एग्जाम के बाद कंप्लेंट रहती है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, हमेशा हमारा आंसर पेपर अधूरा रह जाता है। तो इसको स्टूडेंट्स कैसे कवर अप कर सकते हैं? देखिए, टाइम मैनेजमेंट मेनली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है टाइम मैनेज करने में एग्ज़ाम में। खासकर अगर आपने अगर 12th के एग्ज़ाम की बात की जाए तो 3 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। तो अगर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए तो उसी समय आपको ध्यान में रखना है कि रीडिंग पैसेज अगर 2 पैसेजेस है तो आप उसमें कितना टाइम लगा रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हो और आपको टाइम के बारे में कोई आइडिया ना हो पहले से। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रीडिंग सेक्शन में मुझे इतना टाइम देना है, राइटिंग सेक्शन में अगर आपको नोटिस लिखना है तो आपको उसमें कितना टाइम लग रहा होना चाहिए, अगर आप फिर लेटर राइटिंग कर रहे हो तो आपको कितना समय लगेगा, आर्टिकल आप लिख रहे हो तो आपको कितना समय लगेगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि कई बार जब आप क्वेश्चन को सिर्फ 1 बार पढ़ते हो तो आप ओवरलुक कर जाते हो और होता ये है कि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें मिस कर जाते हो और आप जो एक्सपेक्टेड आंसर होता है वो नहीं लिख पाते हो। फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अच्छा अगर आपको करना है, जो कि लिटरेचर सेक्शन है, तो उसमें भी फिर आपको NCERT पे आप रिलाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पढ़े आप। जैसे आप अगर बाकी सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं और आप उसके बाद थक जाते हो तो आप थोड़ा टाइम निकाल करके आधा घंटा भी अगर आप NCERT चैप्टर रीडिंग करते हो अपने इंग्लिश का तो वो काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरी तो यही सजेशन होगी कि आप हर सेक्शन को प्लान कर ले। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि नोटिस राइटिंग में मुझे इतना समय देना है, आर्टिकल में इतना समय देना है। तो अगर वो आपके माइंड में क्लियर होगा तो एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एंग्जाइटी भी आपको नहीं होगी एग्ज़ाम से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि सर ने बताया कि इंग्लिश एग्जाम से पहले टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी टेक्निक बताई इन्होंने। अब हम कासिफ जी से पूछना चाहेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस में बहुत डेट्स मेंशन्ड होती है और बहुत ही हिस्टोरिकल स्टोरीज़ होती है जो कि स्टूडेंट्स को याद करने में, याद रखने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे की टेक्निक कुछ बता दीजिए जिससे स्टूडेंट्स इसे आसानी से याद रख सके। देखिए, जहाँ तक टेक्निक की बात है तो ये तो सेशन से ही, स्टार्ट से ही ये सब करने को होता है। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम से पहले ये सब चाहेंगे और वन गो में ऐसा हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट स्टिल
what need to be done just before examination, I would like to suggest that at the end of the chapter, in case of political science of class 12th I am telling कि chapter के पीछे पे जो है वो date दिए रहते हैं. So after studying, after following the timetable that you have made for that particular day, once you should go every day about those dates, and among those dates, if you find anything more important and all, you should paste it somewhere in the wall or wherever you are studying, so that whenever you cross by at a glance or once, you should go through it once. As you will see that the one who prepare for UPSC and all, वो लोग अपने घर के दीवार के चारों तरफ, रूम के चारों तरफ आप देखिए कि मैप लगा कर रखते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो मैप हर वक्त पढ़ रहे होते हैं. पर्पस इज़ दैट कि जब भी वो देखें तो कुछ ना कुछ उनके नज़र के सामने आ जाए, ताकि वो चीज़ वो कर सकते हैं. और जहाँ तक क्लास 10th की बात है, तो क्लास 10th में बहुत ज़्यादा डेट्स रिमेंबर करने को नहीं है, लेकिन उसमें हम बोलेंगे कि दे कैन हैव द शॉर्ट नोट्स, ओके, 2 lines 3 lines notes that they can prepare, or they might have prepared from beforehand, and if they have not, then they should prepare it and keep it, and they should go through it once apart from the regular studying that they are doing at home. अगर हमने 1 घंटा SST के लिए दिया है या मैथ्स के लिए दिया है, तो उस 1 घंटा में ये काउंट नहीं होना चाहिए. ये अलग है, आप उसको अलग से टाइम दीजिए. 5 मिनट 10 मिनट इतना काफ़ी है, ठीक है. और एक चीज़ और हम बोलेंगे कि पॉलिटिकल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ एज ए होल SST, इट इज़ द स्किल ऑफ राइटिंग द आंसर. इट इज़ नॉट द फैक्ट कि वेलोसिटी है तो हमने वेलोसिटी को डिफ़ाइन कर दिया, हो गया. फिज़िक्स नहीं है ये SST है, ये पॉलिटिकल साइंस है, वेयर वी नीड टू नो द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर. ओके, इवन इफ़ यू आर नोइंग everything but your presentation is not good, you will not going to fetch that much marks that you are expecting or you deserve. Underline the important points, write the answer in points, try to have the subheadings for the points, ठीक है. Because when the examiner will be looking at your copies, they should not find it difficult to search for the important points. Okay, they should get those points the soon they get the answer sheet, that yes, this is the point, that's it. So this is what my suggestion will be. थैंक यू सो मच सर. तो जैसा कि सर ने बताया कि द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर कैन गेट यू फेच मार्क्स. सो अब मैं आपसे जुड़ना चाहूँगी आनंद जी कि बायो पेपर जो होता है उसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं डायग्राम्स रह जाते हैं, तो कई आंसर लिखते हैं तो कभी डायग्राम सोचते हैं कि आंसर तो मेंशन कर दिया है तो अब डायग्राम्स की क्या ज़रूरत है. तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा. देखिए, बायोलॉजी 10th में भी है और 12th में तो खैर एक पेपर ही है बायोलॉजी. एक चीज़ स्टूडेंट्स को ध्यान में ये रखना है कि आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस में लिखा मिलेगा कि वेरेवर सूटेबल, जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ पे आप डायग्राम बनाएं. अलग से क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा जाता है ये चीज़. और बायोलॉजी एक ऐसा पेपर है जिसमें प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है. तो जहाँ पे भी ज़रूरत हो आप डायग्राम बनाएं अपने आंसर के सपोर्ट पे. स्पेशली जब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें डायग्राम होता ही होता है, और फाइनली 5 मार्क्स में तो रहेगा ही डायग्राम. तो डायग्राम आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है NCERT बुक से, और जो भी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है उसको आप एक तरफ बना के रखें. बेटर होगा अभी रिवीजन के समय आप एक अलग डायग्राम्स का कॉपी ही बना लें कि लास्ट मोमेंट में आप उसको रिव्यू करके जा सके एग्ज़ाम देने के लिए. और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है कि आपको डायग्राम बनाना है. जहाँ पे भी आपको आंसर के सपोर्ट में डायग्राम बनाना ज़रूरी होगा, बनाएंगे. और प्रेजेंटेशन जैसे कि कासिफ सर ने बताया भी कि आपको हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ना कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़े आपके आंसर में कि कौन सा पॉइंट पे हमें मार्क्स देना है. आप उसको हाईलाइट करके क्लियरली दिखाइए कि ये मेरे आंसर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि वो मार्किंग स्कीम से मैच करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर मार्क्स मिल सकें. बहुत बहुत थैंक यू आपका. अब एग्ज़ाम्स को बस 2 महीने रह गए, अब स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? अब लास्ट मोमेंट बचा है. Practice, practice, practice. Because now the time have gone that you will be going through thoroughly with the NCERT book or any of the book. So my suggestion will be, try to practice as many questions as possible, and whatever be the source that you can. I cannot say the specific name of the books and all, but CBSE issues the sample paper. Many sample papers are available in the markets and all. So as many questions that you can do, that will be fruitful for the students, especially for the humanities. Sometimes what happens, students knows the matter but they do not understand the question, what the question really is asking. So in that
context I would like to say, until unless you are updated or you are in a practice of so many questions or so many different types of question, you may find it difficult to answer it. So this is my suggestion, as many question as possible that student should go through it. थैंक यू सर. अब बात करते हैं जो स्टडी लीव मिलते हैं 2 सब्जेक्ट्स के बीच में, हाउ शुड स्टूडेंट यूटिलाइज दैट स्टडी लीव? तो देखिए, सबसे पहले तो आप सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम है करके आपको एंशियस नहीं होना. यू शुड नेवर गेट एंशियस जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक द बोर्ड एग्ज़ाम्स. जिन्होंने 10th में बोर्ड्स दिया है उनको तो अब आइडिया हो जाना चाहिए, और जो 10th में पहली बार दे रहे हैं और 12th के अगर स्टूडेंट्स हैं, आपने 10th में दिया हुआ है बोर्ड, तो यू शुड बी नोइंग दैट एनजाइटी इज़ नेवर गोइंग टू हेल्प यू. सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना एक स्केड्यूल बनाइए, डेली रूटीन बनाइए. आपको पता होना चाहिए हर दिन से आपको क्या एक्सपेक्ट करना है. ऐसा आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद से ना रखें कि आप बहुत ओवर प्लान कर ले कि आपको ये सारा चीज़ करना है और बाद में जब आप नहीं कर पाते हो तो आपको हताशा होती है. तो दैट शुड नॉट हैपन. यू शुड मेक रियलिस्टिक प्लान्स, और आपको क्लियर होना चाहिए कि आज के पर्टिकुलर डेट में मुझे ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है. और यू शुड टेक वेरी गुड रेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ख़राब नंबर लाते हैं क्योंकि वो अपना जो रेस्टिंग टाइम है वो ओवरलुक करते हैं. और एंजाइटी विल ऑलवेज ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स. सो बेटर यू शुड नॉट बी एंशियस. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप अपने डाइट को ध्यान में रखें. सिर्फ एग्ज़ाम है इस वजह से आप अपने मील्स स्किप ना करें. ये सारी बेसिक चीज़ें हैं. आपको लगने में मतलब सुनने में लगेगी कि ये बहुत मामूली बातें हैं, लेकिन ये रियली मैटर करती है. आप एग्ज़ाम, क्योंकि आपने स्टडी लीव की बात की, तो स्टडी लीव ही वो समय होता है जब आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं. तो कोशिश आप ये करें कि आप अपने प्लान्स के साथ स्टिक करें और किसी भी तरह की एंजाइटी आप ना कोशिश करें कि ना हो, हाउएवर इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम प्रेशर. लेकिन आप अपने रूटीन पे स्टिक करें, प्रॉपर रेस्ट ले, अच्छा डाइट ले और सेल्फ कॉन्फिडेंस को ना खोए. बहुत इम्पोर्टेंट. एक आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के 2-3 घंटे पहले यूट्यूब वीडियोस प्रेफर करते हैं, तो इज़ इट फ्रूटफुल और इज़ इट बैड? देखिए, यूट्यूब वीडियोस ऐसा नहीं है कि अच्छे यूट्यूब वीडियोस नहीं होते हैं, लेकिन खासकर जैसे आप लैंग्वेज पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम लिखना है, आप उसका समरी हिंदी में सुन रहे हो, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प नहीं करेगा. तो स्मार्टफोन का मतलब ही होता है यू शुड बी मोर स्मार्टर देन द फोन, देन ओनली यू शुड चूज़ द राइट कंटेंट टू वॉच. बाकी आपको क्विक रिविजन के लिए अगर आप यूट्यूब वीडियोस यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको क्विकली देख सकते हो. लेकिन एनसीईआरटी को ना भूलें, आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा. अगर आप लैंग्वेज पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस नहीं आती है. आप कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पर रिलाई करें. और यूट्यूब वीडियोस क्विक रिविजन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बी स्मार्ट इनफ टू चूज़ द राइट कंटेंट. थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ द टीचर्स. और एग्ज़ाम से पहले हमें जो जो बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए वो दोनों चीज़ों को सर टीचर्स ने बहुत ही बखूबी से बताया और अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि किन किन चीज़ों का हमें एग्ज़ाम्स में ध्यान रखना चाहिए. तो होप सो कि आप इस बार बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम देने वाले हैं. सो अभी से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड्स एग्ज़ाम. थैंक यू.